नमस्कार, आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे बीएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड EPC 2 के यूनिट 2 से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूनिट 2 में हम सभी को पढ़ना है दृश्य कला एवं शिल्प, यानी कि विजुअल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के अंतर्गत कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट के बारे में हमें जानना है। तो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट सीरीज के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में बंगाल शैली के कई सारे कलाकारों के बारे में बात किए थे। बंगाल शैली एवं बंगाल शैली से इतर भी कलाकार हमने जाना था। और आज के वीडियो में हमने जिस कलाकार का चयन किया है उनका नाम है आशित कुमार हल्दर। आज के हमारे कलाकार हैं आशित कुमार हल्दर के बारे में हम जानेंगे। आशित कुमार हल्दर का जो है जन्म, यदि इधर जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 10 सितंबर 1890 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई 13 फरवरी 1964 ईस्वी को। यानी कि आप 1890 और 1964 2 ईस्वी याद रख सकते हैं। आपके परीक्षा में कंटेम्प्रेरी आर्ट से, कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट के बारे में, यानी कि समकालीन कलाकार के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो उस समय आप आशित कुमार हल्दर के बारे में लिख सकते हैं। जब इनके बारे में आप लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको लिखना है आशित कुमार हल्दर का जन्म हुआ था 10 सितंबर 1890 ईस्वी को एवं इनकी मृत्यु हुई 13 फरवरी 1964 ईस्वी को। यदि 2 तिथि आपको याद नहीं है तो आप केवल 1890 और 1964 भी लिख सकते हैं। तो चलिए इस महान कलाकार के बारे में हम जानते हैं और समझते हैं कि आशित कुमार हल्दर किस शैली के कलाकार थे और इनकी चित्रण करने की परंपरा कैसी थी। जब हम आशित कुमार हल्दर के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, इनके बारे में अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है, हमें ज्ञात होता है कि हल्दर जो थे एक कल्पनाशील, भावप्रवण, आधुनिक चित्रकार तो थे ही और इसके साथ ही साथ एक अच्छे साहित्यकार, शिल्पकार, कला समालोचक, चिंतक, कवि, विचारक तथा मित्र दृष्टिकोण वाले दक्ष कला शिक्षक एवं संयोजक यानी कि कोऑर्डिनेटर भी थे। यानी कि आप कह सकते हैं इतने सारे गुण आपके आशित कुमार हल्दर के अंदर था। आशित कुमार हल्दर चित्रकार तो थे ही, आधुनिक चित्रकार तो थे ही, यानी कि कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट तो थे ही आशित कुमार हल्दर। इसके साथ ही साथ हमें ज्ञात होता है कि एक बहुत अच्छे साहित्यकार भी थे। साहित्यकार के साथ साथ शिल्पकार, कला समालोचक। कला समालोचक को इंग्लिश में कहते हैं आर्ट क्रिटिक। इसको आप लोग याद कर सकते हैं। कला समालोचक जो कहते हैं आर्ट क्रिटिक कहते हैं उसको, आर्ट क्रिटिक। आर्ट क्रिटिक क्या होता है? कला समालोचक। कला समालोचक यानी कि जो आर्ट पर विवेचना करे, कला पर विवेचना करे एवं किसी आर्टिस्ट के जीवनी के ऊपर बात करें, उसे हम लोग कह सकते हैं आर्ट क्रिटिक। यानी कि कला समालोचक, कला की समालोचना करे, कला पर बात करें उस व्यक्ति को, उस पर्सन को। जैसे कि आपके आशित कुमार हल्दर थे, आशित कुमार हल्दर को हम लोग कहते हैं आर्ट क्रिटिक यानी कि कला समालोचक। इसके साथ ही साथ वो चिंतक भी थे, यानी कि थिंकर भी थे और कवि भी थे। इतने सारे गुण थे उनका, कवि, विचारक तथा मित्र दृष्टिकोण वाले दक्ष कला शिक्षक भी थे। यानी कि एक ऐसे शिक्षक थे, एक ऐसे प्राध्यापक थे जो कि मित्र दृष्टिकोण वाले थे, फ्रेंडली थे। उनसे कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट आसानी से मित्र बना सकता था। वो अपने छात्रों को मित्रवत व्यवहार करते थे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि आशित कुमार हल्दर जो थे एक मित्र दृष्टिकोण वाले दक्ष कला शिक्षक थे। और हम आप सभी से उम्मीद भी करेंगे जब आप शिक्षक बनेंगे तो आप भी एक मित्रवत ही व्यवहार करेंगे अपने छात्रों के साथ। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, जब हम देवी प्रसाद राय चौधरी के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ देखा उनके जो गुरु थे वो भी उनके साथ मित्रवत व्यवहार किए। वैसे भी हमने यहाँ देखा आशित कुमार हल्दर भी थे एक मित्र दृष्टिकोण वाले दक्ष कला शिक्षक थे। इनका जन्म की मैंने तो बताया था आपको 10 सितंबर
1890 में हुआ था। इनके जन्म की यदि हम स्थान की बात करें, प्लेस की बात करें, तो इनका जन्म हुआ था जोडासाको स्थित टैगोर भवन के विचित्र कलामय वातावरण में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। यानी कि जहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ, जहाँ पर अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ, जहाँ पर गगनेन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ, वही जोरासागो में इनका भी जन्म हुआ था। यानी कि आसिफ कुमार हल्दर का भी जन्म कलकत्ता के जोरासागो में ही हुआ था। अल्पावस्था में ही ग्रामीणों के पट चित्रण को देखकर इनके मन में भी चित्रण की परंपरा जागी। यानी कि जो कलकत्ता का जो समय था, वहाँ के जो ग्रामीण थे वो क्या करते थे, पट चित्रण करते थे। जब हम पटना कलम आप सभी को पढ़ा रहे थे तो मैंने एक चीज़ बताया था कि जब मुग़ल काल ख़त्म हुआ, मुग़ल काल के बाद जो कलाकार पटना आए उन्होंने पटना शैली की शुरुआत की, और जो कलाकार कलकत्ता चले गए, कलकत्ता के काली घाट गए या कलकत्ता के विभिन्न जगहों पर गए, उन्होंने पट चित्रण की शुरुआत की थी। तो जब ये आसिफ कुमार हल्दर छोटे थे, अभी बचपन में थे, तो इनके ग्रामीणों के द्वारा पट चित्रण किया जाता था। तो पट चित्रण को देखकर इनके मन में भी चित्रण की परंपरा जागी। यानी कि जब कोई छोटा बच्चा होता है तो वो अपने आसपास जिन चीज़ों को देखता है, जिन आकृतियों को देखता है, उससे वो क्या करता है, प्रेरणा लेता है और उनसे वो सीखने का प्रयास करता है। उसी तरह हम यहाँ देख रहे हैं आसिफ कुमार हल्दर भी जो है ग्रामीणों के द्वारा निर्मित पट चित्रण को देखकर उनको भी उसे बनाने की प्रेरणा जागी, और जब वो प्रेरणा उनके अंदर जागृत हुई, यानी कोई भी चित्रकला के प्रति रुचि दिखाने लगे, तो इनके दादाजी का नाम था राखल दास, जो कि लंदन विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्राध्यापक थे। यानी कि इनके जो दादाजी थे, आपका आसिफ कुमार हल्दर के दादाजी का नाम था राखल दास, जो कि लंदन विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्राध्यापक थे। जब उन्होंने कला अभिरुचि को देखा, जब इन्होंने देखा कि आपके आसिफ कुमार हल्दर इतनी बेहतरीन पेंटिंग बनाते हैं, कला के प्रति इनकी रुचि है, तो इससे प्रेरित होकर के उन्होंने क्या किया, उनको और विकसित करने के लिए उन्हें प्रेरित किया, और उन्होंने कहा कि आप और बेहतर कलाकृतियाँ बना सकते हैं। इसके लिए उनका नामांकन कहाँ कर दिया गया, उनका नामांकन हुआ गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट में, उनका नामांकन करा दिया गया। उस समय की उम्र मात्र 15 वर्ष थी। यानी कि आप कह सकते हैं कि जब आसिफ कुमार हल्दर का गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट में एडमिशन कराया गया, उस समय इनकी उम्र थी 15 साल। यानी कि 15 साल में वो क्या किए, कलकत्ता के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट में एडमिशन ले लिए। एडमिशन इनका कौन कराया, तो आपको नाम याद रखना है, राखल दास, जो कि इनके दादाजी थे, और वो लंदन विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्राध्यापक थे। उन्होंने इनका एडमिशन कलकत्ता के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट में करा दिया। उस समय इनकी उम्र जो थी 15 साल की थी। जब आसिफ कुमार हल्दर महाविद्यालय में पढ़ने के लिए गए, तो वहाँ पर उनको कला गुरु के रूप में अवनींद्रनाथ टैगोर से मुलाकात हुई। यानी कि आप कह सकते हैं आसिफ कुमार हल्दर के कला गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर थे। यहाँ पर आसिफ कुमार हल्दर के जो सहपाठी थे, यानी कि इनके साथ जो पढ़ने वाले विद्यार्थी थे, वो थे नंदलाल बसु, सुरेंद्र नाथ गांगुली तथा शारदा चरण वकील जैसे प्रतिभावान शिक्षार्थियों का साथ मिला। जब हम कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट के बारे में पढ़ना शुरू किए थे, तो मैंने सबसे पहले जिन कलाकार के बारे में आपको पढ़ाया था, उनका नाम था नंदलाल बसु, जो कि आपके बिहार राज्य के मुंगेर जिले से आते हैं। तो आप कह सकते हैं कि आसिफ कुमार हल्दर के सहपाठी थे नंदलाल बसु। तो नंदलाल बसु, सुरेंद्र नाथ गांगुली तथा शारदा चरण वकील जैसे प्रतिभावान शिक्षार्थियों का साथ मिला, क्योंकि आप सभी जानते हैं यदि आपके सहपाठी बेहतर मिलते हैं और आपके शिक्षक भी बेहतर मिलते हैं तो आपका विकास होना लाजमी है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि आसिफ कुमार हल्दर को अवनींद्रनाथ टैगोर का सानिध्य तो मिला ही, और साथ ही साथ जो इनके सहपाठी थे यानी कि नंदलाल बोस का भी इनका साथ मिला, जिससे कि इनके चित्रकला में बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ। इसी समय शांति निकेतन में E.B. हैवेल और डॉक्टर अनंत कुमार स्वामी जैसे
कला मनीषियों के सानिध्य में रहकर उन्होंने कला के पुनरुत्थान की गतिविधियों पर दृष्टिपात किया और उनके नक्शे कदम का अनुसरण कर परवर्ती जीवन में सृजना प्रक्रिया की मूल प्रेरणा बनकर उजागर हुए। यानी कि हम देख रहे हैं जब आशित कुमार हल्दर पढ़ाई कर रहे तो उस समय ए.बी. हवेल और डॉक्टर अनंत कुमार स्वामी जैसे कला मनीषियों के जो है इनका सानिध्य प्राप्त हुआ। जैसे मैंने आपको कहा ही था, यदि आपको बेहतर शिक्षक मिलते हैं, आपको बेहतर सहपाठी मिलते हैं और बेहतर आपको वो पर्सन मिलते हैं जो कि लगातार कला में बेहतर कार्य कर रहे हैं, जब उनके आप सानिध्य में रहते हैं तो निश्चित ही है कि आपका विकास तो होता ही है। उसी तरह विकास जो है हमने यहाँ देखा कि आशित कुमार हल्दर का भी हुआ। आशित कुमार हल्दर जो है भित्ति चित्रों की प्रतिकृतियाँ भी तैयार की है। भित्ति चित्र कहते हैं यानी कि वॉल पेंटिंग, वैसी पेंटिंग है जो दीवार पर बनाई गई है। यानी कि उस समय पहाड़ों को काटकर गुफाएं बनाई जाती थी और उस गुफाओं के अंदर पेंटिंगें का निर्माण हुआ था। जैसे कि हम जब नंदलाल बसु के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि नंदलाल बसु ने अजंता के चित्रों की प्रतिकृतियाँ तैयार की थी। वहाँ पर एक और चीज़ आप नोट आउट कर सकते हैं कि आशित कुमार हल्दर ने भी अजंता के चित्रों की प्रतिकृतियाँ तैयार की थी। यानी कि जो दोनों सहपाठी थे, दोनों क्लासमेट थे, तो इन दोनों को कार्य दिया गया 1910 ईस्वी में लेडी घाम के आमंत्रण पर नंदलाल बसु के साथ हल्दर को भी अजंता की प्रतिकृतियाँ तैयार करने के लिए भेजा गया। यानी कि आप ये सन याद रख सकते हैं 1910 ईस्वी में जब नंदलाल बसु को अजंता के चित्रों की प्रतिकृतियाँ तैयार करने के लिए भेजा जा रहा था, तो उसी समय आशित कुमार हल्दर को भी नंदलाल बसु के साथ भेजा गया अजंता के चित्रों की प्रतिकृतियाँ तैयार करने के लिए। उसके पश्चात हम देख रहे हैं कि 1914 ईस्वी में भी, यानी कि 1910 में उन्होंने अजंता के चित्रों की प्रतिकृतियाँ तैयार की और उसके पश्चात 1914 ईस्वी में भारत सरकार के पुरातत्व विभाग द्वारा समरेंद्रनाथ गुप्त के साथ आशित कुमार हल्दर को मध्य प्रदेश स्थित रामगढ़ पहाड़ी एस्टेट में जोगीमारा गुफाओं की प्रतिलिपियाँ चित्रित करने का भी आदेश दिया गया। यानी कि आप याद रख सकते हैं 1910 ईस्वी में उन्होंने अजंता के चित्रों की प्रतिकृतियाँ तैयार की थी और 1914 ईस्वी में उन्होंने जोगीमारा गुफाओं की प्रतिकृतियाँ तैयार की थी। इसके पश्चात पुनः 1917 ईस्वी में, ये डेट आपको याद रखना है, 1910, 1914, 1917। 1910 आपका है अजंता और 1914 आपका है जोगीमारा की गुफा और 1917 का ईस्वी है बाघ गुफा। 1917 ईस्वी में ग्वालियर स्टेट के बाघ गुफाओं की जांच परख के लिए हल्दर को आमंत्रित किया गया। 1917 में क्या किया गया? बाघ गुफा की जांच के लिए वहां पर देखने के लिए, कार्य करने के लिए हल्दर को भेजा गया। और उसके बाद 1921 ईस्वी में, यहाँ पर दो डेट आपको याद रखना है, 1917 ईस्वी में वो बाघ गुफा की जांच परख के लिए गए थे और 1921 ईस्वी में नंदलाल बसु और सुरेंद्र कार के साथ बाघ गुफाओं के चित्रों की प्रतिलिपियाँ तैयार की। यानी कि ये जो इस डेट हम यहाँ देख रहे हैं कि आशित कुमार हल्दर के द्वारा विभिन्न गुफाओं के चित्रों की प्रतिकृतियाँ तैयार करने के लिए कभी भारत सरकार के द्वारा तो कभी भारत सरकार के पुरातत्व विभाग के द्वारा या फिर लेडी घानीघम के द्वारा भी इन्हें चित्रों की प्रतिकृतियाँ तैयार करने के लिए कई बार भेजा जा रहा है, जिसमें इनके स्थान दे रहे हैं बिहार के सुप्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बसु, बिहार के आपके मुंगेर जिले के चित्रकार। आपके नंदलाल बसु के द्वारा इन्होंने विभिन्न जो आपके गुफा चित्र थे, भित्ति चित्र थे, उन सभी की इन्होंने प्रतिलिपियाँ तैयार की। इस प्रकार उन्होंने भित्ति चित्रकार के रूप में ख्याति अर्जित की। जब उन्होंने इतने सारे गुफाओं के चित्रों की प्रतिकृतियाँ तैयार की तो पूरे भारत में वो एक भित्ति चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे। लोग उन्हें ये समझने लगे थे कि आशित कुमार हल्दर एक भित्ति चित्रकार हैं। भित्ति चित्रकार के रूप में उन्होंने ख्याति प्राप्त कर ली थी।
जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, ये चित्रकार तो थे ही, लेकिन अभी तक हम क्या देख रहे हैं, केवल ये चित्रकारी में ही कार्य कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ वो एक साहित्यकार भी थे, शिल्पकार भी थे, चिंतक भी थे, शिक्षक भी थे। ये सब पीरियड ही बाकी है जो कि हम आगे जानेंगे। अभी हम यहाँ देखें कि आपके जो आशित कुमार हल्दर थे, इन्होंने जितनी भी गुफाएं थी, चाहे वो बाघ गुफा हो, अजंता गुफा हो, या फिर आपका जोगीमारा गुफा हो, सभी गुफाओं की उन्होंने प्रतिकृतियाँ तैयार की और एक भित्ति चित्रकार के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध हो गए। इसके बाद इनका जो लाइफ का दूसरा टर्न आता है, उसमें हम देखते हैं कि आशित कुमार हल्दर ने एक किताब लिखा। उस किताब का नाम उन्होंने दिया था इंडियन कल्चर एट अ ग्लांस। किताब का नाम उन्होंने दिया है इंडियन कल्चर एट अ ग्लांस। इस किताब का नाम भी आप याद कर सकते हैं। उन्होंने किताब लिखा था, उसका नाम दिए थे इंडियन कल्चर एट अ ग्लांस नामक पुस्तक इन्होंने लिखी, जिसमें उन्होंने भारतीय ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन उन्होंने इस किताब में किया है। इंडियन कल्चर एट अ ग्लांस नाम से उन्होंने एक किताब लिखा। इस किताब में उन्होंने जितनी भारतीय ऐतिहासिक घटनाएं थी, इन सभी घटनाओं का वर्णन इनमें किया है। यानी कि इनकी जो दूसरी अवस्था थी, यानी कि चित्रकला का तो हमने देख लिया। अब हम बात कर रहे हैं इनके राइटिंग स्किल की, लेखा की। उन्होंने किताब लिखा, किताब का नाम इंडियन कल्चर एट अ ग्लांस है। इसके बाद उन्होंने मेघदूत और ऋतु संहार का उन्होंने बंगला में अनुवाद किया। जो भी रचनाएं हैं, मेघदूत और ऋतु संहार, आप सभी जानते होंगे। मेघदूत और ऋतु संहार का उन्होंने बंगला भाषा में अनुवाद किया और संस्कृत में अनेक श्लोकों की रचना की। एक हमने यहाँ देखा, एक ये भित्ति चित्रकार तो थे ही, और इसके साथ ही साथ एक बेहतरीन लेखक भी थे, जिन्होंने इंडियन कल्चर एट ए ग्लांस के नाम से किताब लिखी, जिसमें प्रमुख घटनाओं का वर्णन हमें देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ मेघदूत और ऋतु संहार, जो कि संस्कृत भाषा में है, इसका अनुवाद उन्होंने बंगला भाषा में किया। और इसके साथ ही साथ उस संस्कृत के अनेक श्लोकों की भी रचना की है। आशित कुमार ने ऐतिहासिक घटनाओं पर जो है 30 चित्र भी बनाए थे। जो भी ऐतिहासिक घटनाएं थी, उन सभी घटनाओं को जोड़कर उन्होंने 30 चित्र बनाए, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रकाशित भी किया था। उनकी जो 30 रचनाएं थी, जो कि ऐतिहासिक घटनाएं पर थी, उसे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रकाशित भी कराया गया था। हल्दर ने जो है कॉस्मिक पेंटिंग पर भी चित्र बनाए। कॉस्मिक पेंटिंग एक चित्रण की परंपरा है, उस परंपरा पर भी आशित कुमार हल्दर के द्वारा चित्र की रचना की गई थी। इन चित्रों में हमें ज्ञात होता है, हमें दिखाई देता है कि इनके भावनाओं के अतिरिक्त सजावट पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। यानी कि जब वो कॉस्मिक पेंटिंग बनाने लगे, तो उसमें वो चित्र तो बनाते ही थे, चित्र के साथ साथ उसको बेहतरीन ढंग से डेकोरेट करने का भी काम करते थे। यानी कि सजावट करने का भी कार्य इनके द्वारा किया गया है। इस चित्र पर श्री टैगोर ने कहा है कि यहाँ चित्रकला में एक नया मोड़ है, जिसमें हृदय की भावनाओं को रंगों में अभिव्यक्त किया गया है। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने जब उनके कॉस्मिक पेंटिंग को देखा, तो उन्होंने कहा है कि यहाँ पर आपके चित्रों में एक नया मोड़ दिखाई देता है। कैसा मोड़ है? ऐसा मोड़ दिखाई देता है जिसमें हृदय की भावनाओं को रंगों में अभिव्यक्त किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, कला क्या है? कला मन की भावनाओं की प्रस्तुति है। तो मन की भावनाओं की जो प्रस्तुति होती है, जो प्रदर्शन होता है, वही प्रदर्शन इनके चित्रों में दिखाई देता है। ये कथन जो है रवीन्द्रनाथ टैगोर का है। वो कहते हैं कि आपके चित्रों में एक नया मोड़ दिखाई देता है, जिसमें हृदय की भावनाओं को रंगों में अभिव्यक्त किया गया है, यानी कि रंगों में प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा हमें ज्ञात होता है कि आशित कुमार हल्दर के द्वारा लकड़ी पर भी कार्य किया गया है। यानी कह सकते हैं आप कि आशित कुमार हल्दर ने वुड पेंटिंग भी किया, यानी कि इन्होंने लकड़ी पर भी कार्य किया है, जिसे उन्होंने नाम रखा था लेसिट। जो उन्होंने लकड़ी पर काम करते थे, उसका नाम वो लेसिट रखे हैं। ललित कला कंटेम्प्रेरी में छपे 14 से 15 चित्र लेसिट शैली में है। आप इस याद रखते हैं, जो उन्होंने वुड में काम किया, उसका नाम वो रखे थे लेसिट।
उसका नाम वो लेसिट रखते हैं। और लेसिट के जो 14 से 15 चित्र थे, 14 से जो 15 चित्र थे वो ललित कला एकेडमी के कंटेम्प्रेरी जो पत्रिका छपती है उस पत्रिका में इनके 14 से 15 चित्रों को प्रदर्शित किया गया। वो सभी चित्र क्या थे आपके वुड में बने हुए थे जो कि लेसिट शैली में है। इसके अतिरिक्त इनके हम और चित्रों की बात करें तो हमें पता चलता है कि इनके द्वारा अकबर एक निर्माणकार, झरने की आत्मा, जंगल की आत्मा, हवा की शक्ति जैसे चित्रों में कलात्मक आलेखन है। आलेखन का अर्थ होता है राइटिंग। कलात्मक आलेखन मतलब कि सुंदर राइटिंग आप बोल सकते हैं, क्रिएटिव राइटिंग आप बोल सकते हैं। यदि हम इनके चित्रों को देखते हैं तो कुछ चित्रों का नाम मैंने आपको बताया, जैसे कि अकबर एक निर्माणकार, झरने की आत्मा, जंगल की आत्मा, हवा की शक्ति जैसे चित्रों में कलात्मक आलेखन हमें दिखाई देते हैं। ऋतुओं का नृत्य, चैतन्य और डाकू में एक सुंदर युवा महिला पूजा में अपनी माला भेंट करती है। ये सब जो है अंतिम चित्र हैं, यानी कि आशित कुमार हलदर के अंतिम चित्र माने गए हैं। इन सभी चित्रों में हमें यह ज्ञात होता है कि हमें यह पता चलता है कि आशित कुमार हलदर केवल एक चित्रकार ही नहीं थे बल्कि एक कवि भी है। यानी कि वो चित्र तो बनाते ही थे, चित्र बनाने के साथ ही साथ वो चित्रों में कुछ कविता भी लिखे हैं। एक जैसे मैंने कहा ही था कि उनके चित्रों में हमें कलात्मक आलेखन मिलता है, क्रिएटिव राइटिंग मिलता है। तो आशित कुमार हलदर एक चित्रकार तो थे ही, चित्रकार के साथ साथ एक बेहतरीन कवि भी थे। तो आप कह सकते हैं कि आप एक आज ऐसे कलाकार के बारे में जान रहे हैं, आशित कुमार हलदर के बारे में, जो चित्रकार भी हैं और एक कवि भी हमें यह ज्ञात होता है, कवि भी थे। भित्ति चित्रकार तो थे ही, एक बेहतरीन कवि भी थे जो कि अपने चित्रों में कविताओं का समावेश करते थे, कविताओं का अंकन करते थे। हमें यहाँ ज्ञात होता है कि आशित कुमार हलदर की चित्रकला की शैली क्या है, गीतात्मक है। उनकी चित्रकला की शैली गीतात्मक है। गीतात्मक का अर्थ होता है कि गीतों से भरा हुआ है। वो चित्र का निर्माण तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ गीतों का भी निर्माण कर रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि आशित कुमार हलदर की चित्रकला की शैली गीतात्मक है। अब इनके बारे में, आशित कुमार हलदर के बारे में आप बोल सकते हैं कि इनके चित्रकला की शैली कैसी थी, गीतात्मक शैली थी, क्योंकि इनमें काव्य एवं कला का समन्वय पाया जाता है। काव्य और कला, गीत और आर्ट दोनों का जो है इनमें समन्वय पाया जाता है। इसलिए इनके हम चित्रकला की शैली को गीतात्मक शैली कह सकते हैं। गीतांजलि आप सभी जानते होंगे। जब हम रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखा। गीतांजलि क्या है, जितने उनके बांग्ला साहित्य थे, बांग्ला साहित्यों का उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया, जिसका नाम उन्होंने गीतांजलि दिया था, जिस पर उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो जो गीतांजलि में जो है आशित कुमार हलदर के द्वारा जो भी कविताएं थे, आप गीतांजलि पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा उसमें बस कविताओं का संग्रह किया गया है। और कविताओं के साथ जो आपके रेखा चित्र दिखाई देंगे वो सभी चित्र किनके बने हैं, आशित कुमार हलदर जी के द्वारा बनाए गए हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि गीतांजलि में जो हमें कविताओं के साथ रेखा चित्र और चित्र दिखाई देते हैं वो सभी चित्र आशित कुमार हलदर के बनाए गए हैं। कविताएं तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है, लेकिन जो चित्रों का निर्माण हुआ है, जो रेखा चित्र बनाए हैं, जो स्केच बनाए गए हैं, वो सभी स्केच आशित कुमार हलदर ने बनाए हैं। इस प्रकार हमें ज्ञात होता है कि उनकी कला में रमणीयता एवं गीतात्मकता का कूट दृष्टिगोचर होता है, यानी कि हमें दिखाई देता है। आशित कुमार हलदर ने भावनात्मक विषय को भी यही ढंग से निरूपित किया है। इनमें विषयों की तन्मयता, एकाग्रता और गांभीर्य में अजंता की कला का जो है में प्रभाव स्पष्ट दर्शनीय होता है। जो कि मैंने कहा ही था, इन्होंने क्या किया था आपको याद होगा, तो 1910 ईस्वी में अजंता के चित्रों की इन्होंने प्रतिकृतियां तैयार की थी। तो उसके बाद इन्होंने जितने भी चित्र बनाए उन सभी चित्रों में अजंता शैली का छाप हमें दिखाई देता है।
अजंता शैली का छाप कहने का अर्थ ये हुआ कि जिस प्रकार से अजंता की गुफाओं में चित्रों का निर्माण किया गया है, जो अजंता की शैली है, वही शैली आशित कुमार हलदर के चित्रों में भी हमें दिखाई देती है। इनके चित्रों में ग्रामीण बालक बालिकाओं, संगीत, संथालों और उनके लोक नृत्य की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है, यानी कि सुंदर प्रस्तुति हुई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आशित कुमार ने न केवल देसी रचना प्रक्रिया को ही प्रोत्साहन दिया, वरन विदेशी कला की विशेषताओं को भी अपने चित्रों में आत्मसात किया है। जब हम उनके चित्रों के विषय देखते हैं, यानी कि जो कि संथाल परिवार, संथाल के लोक नृत्य, ग्रामीण बालक, इन सब में क्या होता है, उन्होंने देशी प्रक्रिया को ही प्रोत्साहन दिया, जो कि उनके आसपास परिवेश था। जैसा कि मैंने पहले कहा था, इनको प्रेरणा कहाँ से मिली? आशित कुमार हलदर को प्रेरणा मिली पटचित्र से। पटचित्र यानी कि जो ग्रामीण लोग बनाते थे, तो इनको प्रेरणा वहीं से मिली थी, वहीं से चित्रकार बने। इसीलिए इनके चित्रों में जो ग्रामीण परिवेश है, ग्रामीण परिवेश हमें दिखाई देता है। और जब इन्हें अजंता की गुफाओं का प्रतिकृति बनाने का मौका मिला, उन्होंने प्रतिकृतियाँ बनाई और उसके बाद जिन्होंने जितनी भी चित्र रचना की है, उन सभी में हमें अजंता शैली का भी छाप दिखाई देता है। तो आप कह सकते हैं इन्होंने विदेशी कला को जो है क्या किया, वरन तो किया ही था, साथ ही साथ देसी रचना प्रक्रिया को भी इन्होंने प्रोत्साहन किया। अभी तो हम आशित कुमार हलदर के बारे में, चित्रकार के बारे में जाने, इनके भित्ति चित्रकार के बारे में जाने, इनके कवि वाले पक्ष को देख लिए। अब हम बात करते हैं कला शिक्षक, यानी कि आपके जो आशित कुमार हलदर थे, ये क्या थे? एक कला शिक्षक भी थे, यानी कि एक आर्ट टीचर भी थे। कला शिक्षक जो है, इनके बारे में कहा जाता है कि आशित कुमार हलदर एक बहुत ही प्रसिद्ध विख्यात कला शिक्षक थे। चित्रकार के रूप में इन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि मिली थी। एक अच्छे कला शिक्षक के रूप में जो सम्मान मिलना चाहिए, उससे बेहतर सम्मान इन्हें मिला। यानी कि बाकी जो शिक्षक थे, आप सभी शिक्षकों की कामना क्या होती है? उन्हें विद्यार्थियों के द्वारा उचित सम्मान मिले, उचित उनके द्वारा उनको मान सम्मान दिया जाए, उनका आदर किया जाए। तो जब हम आशित कुमार हलदर के कला शिक्षक वाले पक्ष को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि इन्हें पर्याप्त सम्मान मिला है। कला शिक्षण में इनकी गहरी रुचि के कारण ही क्या थी, इनको कला पढ़ाने में बहुत ज़्यादा रुचि था। इसी रुचि के कारण उन्होंने क्या किया, 1923 ईस्वी में, आप यहाँ पर देखेंगे तो लास्ट उन्होंने क्या किया, 1921 ईस्वी में उन्होंने भित्ति चित्र का निर्माण किया। उसके बाद उन्होंने 1923 ईस्वी में वो क्या किया, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स जयपुर तथा लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट्स में अनेक वर्षों तक अध्यापन का कार्य किया। यानी कि 1923 ईस्वी में क्या किया, वो विलायत से लौट आए और उसके बाद से वो कला महाविद्यालय ज्वाइन कर लिए। और कला महाविद्यालय ज्वाइन करने के बाद अनेक वर्षों तक राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स जो कि जयपुर में है, तथा लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट्स जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर अनेक वर्षों तक कला का अध्यापन किया। यहाँ तक कि लखनऊ में वो प्राचार्य के पद पर भी रहे। यानी कि पहले तो लखनऊ में तो कला शिक्षक रहे, कला शिक्षक के पश्चात वहाँ के वो प्रिंसिपल भी रहे, और प्रिंसिपल बनने के उपरांत उस कला महाविद्यालय के विकास में उन्होंने पर्याप्त योगदान दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि आशित कुमार हलदर जो थे एक बेहतर कला शिक्षक भी रहे। कला शिक्षा के बाद एक और पक्ष जो है, जो कि आशित कुमार हलदर के बारे में हम यहाँ जिक्र करना चाहेंगे, और वो ये है कि आशित कुमार हलदर एक शिल्पकार भी थे। आशित कुमार हलदर ने चित्रण के साथ साथ जो क्या किया, प्रस्तर, कांस्य एवं काष्ठ की प्रतिमाएं भी निर्मित की। यानी कि क्या थी, एक मूर्तिकार भी थे, शिल्पकार भी थे। इन्होंने रविन्द्रनाथ की विश्व ख्याति से प्रभावित होकर हलदर ने उनकी एक प्रतिमा बनाई थी। यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर को जब नोबेल पुरस्कार मिला और वो विश्व प्रसिद्ध हो गए थे, तो उनकी जो ख्याति फैली थी उससे प्रभावित होकर इन्होंने उनकी एक प्रतिमा बनाई थी। उस प्रतिमा को देखकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है
कि यह आपकी आत्मा का स्वतंत्र विकास है। अपनी चेतना से आपने मिट्टी में प्राण फूंक दिए हैं, यानी कि जो आकृतियाँ आपने बनाई है एकदम वो जीवंत हो उठा है, लग रहा है कि अभी आकृतियाँ बोल उठेगी। तो कवि गुरु यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि यह आपने जो मूर्ति का निर्माण किया है इसमें आपने मिट्टी में जो है प्राण फूंक दिए हैं। आपका जो है जो आकृति का निर्माण जो है एक ऐसी कलाकृति के रूप में है जिसे कि मेरा रूप तो मेरा है लेकिन आनंद आपका है। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं ये आकृति तो आपने बनाई है, भले ही एक मूर्ति है लेकिन रूप तो इसमें मेरा दिख रहा है, लेकिन जो आनंद है जो अनुभूति है वह अनुभूति आपकी है। वह कलाकृति जो है वर्तमान में इलाहाबाद संग्रहालय में प्रदर्शित की गई है। यदि आप कभी इलाहाबाद जाते हैं तो वहाँ के म्यूजियम आप जरूर घूमिएगा। वहाँ पर जाएंगे आप तो वहाँ पर आशित कुमार हल्दर की बहुत सारी कलाकृतियाँ वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। और हम आगे देखते हैं आशित कुमार हल्दर की जितनी भी कलाकृतियाँ हैं वो तो इलाहाबाद में संग्रहित तो है ही, इसके साथ ही साथ बोस्टन म्यूजियम, विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम, लंदन म्यूजियम, कोलकाता म्यूजियम, श्री चित्रालयम, त्रिवेंद्रम और रामास्वामी मुद्रालय संग्रहालय में भी इनकी कृतियाँ को देखा जा सकता है, यानी कि इनकी कृतियाँ को वहाँ भी प्रदर्शित किया गया है। तो आज के वीडियो में हमने एक ऐसे कलाकार के बारे में जाना जिनका नाम था आशित कुमार हल्दर, जो एक चित्रकार, शिल्पकार, कवि, एक बेहतरीन शिक्षक, यानी कि आप कह सकते हैं कि वो सर्वगुण संपन्न थे। जैसा कि हम आप सभी से बार बार कहते हैं, आप सभी एक शिक्षक बन रहे हैं तो आपके अंदर भी सर्वगुण संपन्न होना चाहिए, आपको भी प्रत्येक गुण आना चाहिए। प्रत्येक गुण अगर आप नहीं सीख पाते हैं तो कम से कम एक बेहतरीन शिक्षक तो आप बन ही सकते हैं। और जब आप बेहतरीन शिक्षक बनेंगे, एक बेहतर टीचर बनेंगे तो सब गुण जो है आपके अंदर समाहित होते चला जाएगा। तो इस वीडियो में कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट के तहत हमने आशित कुमार हल्दर के बारे में जाना और कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट सीरीज के अंतर्गत और भी कई सारे कलाकार हैं जिनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।